रहे हैं ना? क्लियर हो गया बात? तो जब दो जीवधारी एक साथ रहते हुए दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं बेटा, तो ऐसे रिलेशनशिप को हमेशा सहजीविता कहते हैं, उसे सिम्बायोसिस कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो एल्गी और फंगस आपस में मिलकर सहजीविता करते हैं, उस सहजीविता के बाद क्या बनाते हैं? बताओ भाई, लिखा तो है यहाँ, क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं। तो ये बात क्लियर हो गया कि लाइकेन आखिर निर्मित कैसे हुआ, ये बात क्लियर हो गया। ये बात भी क्लियर हो गया होगा कि सर सहजीविता क्या है, ये बात भी क्लियर हो गया कि एल्गी क्या है और फंगस क्या है। क्लियर है ना? आप देखो एक एग्जांपल तो मैंने लाइकेन का, अब ये लाइकेन का क्या है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि लाइकेन बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, आपका क्वेश्चन था कि बेस्ट इंडिकेटर है क्या? तो लाइकेन जहां रहता है ना बेटा, मान लो लाइकेन है, तो अगर यहाँ पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, अगर मान लीजिए ये पॉल्यूशन बढ़ गया, तो ये धीरे 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 अपने कलर को फेड करता जाता है, अपना कलर हरे से ब्राउन में कन्वर्ट कर देगा। तो वो इंडिकेट करता है कि प्रदूषण बढ़ रहा है। और अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो धीरे धीरे वो अपने कलर को ब्लैक कलर में बदल देगा, यानी प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। आपने कंट्रोल नहीं किया तो राख की तरह होने लगेगा। तो दैट्स व्हाई इसको क्या कहा जाता है? इंडिकेटर कहा जाता है। किसका इंडिकेटर कहते हैं? पॉल्यूशन। क्लियर हो गया ना बेटा? भूल जाओगे? कल तक तो भूल जाओगे, नहीं भूलोगे ना? एग्जाम में आकर कर ले जाओगे। ये 10 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 10 टाइम्स यूपीपीसीएस का पेपर उठाकर देख लेना, ये हमेशा पूछा जाता है, चाहे यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, राजस्थान पीसीएस हो या किसी भी अदर स्टेट का, और खासकर यूपीएससी का भी एक बहुत पेटेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा क्या है? सॉइल फर्टिलिटी। ये जो है लाइकेन जो है एल्गी और फंगस से मिलकर बना है। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि एल्गी का काम होता है सॉइल में नमी को बनाए रखना, यानी सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है? मेंटेन किए रखता है। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा क्या है? लिटमस पेपर। आप लोगों ने अगर केमिस्ट्री कभी पढ़ा होगा तो केमिस्ट्री में आपने अर्पित जी छोटे भाई की तरह हैं, उनका पूरा सहयोग किया जाएगा। और मैंने उनको कहा है कि नहीं, अब जब गोरखपुर में जब भी मैं आऊँगा तो आपकी सेवा में लगा रहूँगा। धीरे धीरे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को पढ़ाते हुए, और मतलब बड़ा मेहनत कर रहे हैं ये आप लोगों के लिए। आप लोग इनका साथ दीजिए और खूब बढ़िया से पढ़िए ताकि रिजल्ट यहीं से बैठे बैठे दीजिए। अब देखो दिल्ली में जब मेरा लेक्चर आप गूगल में भी डालोगे ना तो मेरा नाम आपको मिल जाएगा। डीपीएन सिंह सर डालोगे ना तो आपको गूगल में मेरा नाम मिल जाएगा। गूगल पे डालोगे, यूट्यूब पे जाने की जरूरत ही नहीं है, वहाँ मेरे बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आराम से पढ़िए, आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। ठीक है, आप घर के बच्चे हैं लेकिन ईमानदारी से पढ़िएगा ताकि यहीं से रिजल्ट आ जाए। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि लिटमस पेपर की चर्चा हो रही थी ना, लिटमस पेपर। देखो ये लिटमस पेपर कहाँ यूज होता है? एसिड और बेस को पहचानने में यूज होता है। कहा जाता है कि अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में बदल जाए तो वो क्या होगा? एसिड होगा। और रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू में बदल जाए तो क्या होगा बेटा? बेस होगा। यही है ना? तो लिटमस पेपर पहचान गया ना? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लिटमस पेपर बनाया कैसे जाता है। तो लिटमस पेपर को बनाने में लाइकेन की मदद ली जाती है। लाइकेन के द्वारा लिटमस पेपर का निर्माण होता है। क्लियर हो गया? तो आपको 3 ऑप्शन क्लियर हो गए। पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन भी सही है। चौथा क्या लिखा है? सिम्बायोसिस ऑफ एल्गी एंड फंगी। तो सिम्बायोसिस ऑफ एल्गी एंड फंगी कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? कहा जाएगा ना? तो चारों ऑप्शन सही हो गया। तो क्वेश्चन लाइकेन क्या है, तो ये चारों के चारों ऑप्शन समझ में आ गए। ऐसे ही आपको पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि एक ऑप्शन आपको आता हो।
आपको चारों ऑप्शन की जानकारी रहेगी, तभी जाके यूपीएससी के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर। क्लियर हो गया? जैसे साइंस एंड टेक में क्वेश्चन आया था वेव, अगर आप लोगों ने देखा होगा इस बार का पेपर, तो वेव 3.0 याद आ रहा है? वेव 3.0 लोग यहां से बाउंस कर गया, उड़ गया, क्या है समझ में नहीं आया होगा ना? और ये आपकी स्थिति नहीं है, दिल्ली में भी पढ़ने वाले लोगों की यही स्थिति थी। इक्का दुक्का टीचर थे जो पढ़ाए थे, और साइंस टेक और इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ाने वाले मूलियों पे केवल 4-5 अच्छे टीचर हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं अपना नाम नहीं लूंगा आपके सामने, 4-5 लोग हैं सिर्फ जो रियल में पढ़ाते हैं। देखो, नॉलेज होना और नॉलेज को प्रेजेंट करके आपके दिमाग में बैठा देना, ये बड़ी गुणवत्ता होती है। नॉलेज तो बहुत सारे, आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा होगा, लेकिन आप उस चीज को कैसे याद करें, ये गुरु का काम होता है। अब वेव 3.0 क्या है? देखो ये बहुत आसान है, इसको एक वेव 1.0, वेव 1.0 का मतलब हो गया कि जब शुरुआत में जब मोबाइल आया था, जब शुरू में इंटरनेट आया था, तो हम लोग कुछ बस इंटरनेट का यूज कहाँ करते थे? हम लोग फर्स्ट जनरेशन की याद करिए, कि आप लोग के टाइम में नहीं रहा होगा, वो हम लोग के टाइम में था, आप लोग तो सेकेंड जनरेशन में आए, तो वो जब इंटरनेट आया ना, तो उस समय इंटरनेट कॉलिंग होती थी, बातें करते थे हम लोग, वीडियो नहीं देख पाते थे, हम लोग फेसबुक नहीं चलाते थे, व्हाट्सएप नहीं आया था, सिर्फ इंटरनेट का यूज हम लोग मेल और ये इन सब कार्यों में हम लोग करते थे। तो वो 1.0 था। जब 2.0 आ गया, तो 2.0 का मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी बढ़ गया, तो व्हाट्सएप आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया, यूट्यूब आ गया। तो ये क्या किया? ये हमें चीजों को एडवांस कर दिया। तो इंटरनेट की उपयोगिता बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी ना। तो इसी को बोला जाता है वेव 2.0। क्या बोलते हैं? वेव 2.0। अब इसमें क्या है, जब ये सारी चीजें आ गई तो सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार हुआ, सोशल मीडिया, फेसबुक आया, इंस्टाग्राम आया, सब लोग अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने लगे। सोशल मीडिया के सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव है ना। सकारात्मक प्रभाव में अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो आपका मन खुश हो जाएगा। गांव का वो अंतिम व्यक्ति, जब गांव की कोई पंचायत बैठती थी, वो अंतिम व्यक्ति अपने विचार नहीं रख पाता था गांव के बड़े ताकतवर लोगों के बीच में, लेकिन फेसबुक और सोशल मीडिया के आ जाने से आज वो गांव का अंतिम व्यक्ति भी अपने विचार फेसबुक पर लिख देता है कि गांव में ये समस्या चल रही है, गांव में ये गड्ढे हैं, इसका निराकरण किया जाए। तो अभिव्यक्ति की आजादी गांव के उस अंतिम व्यक्ति को देने का काम सोशल मीडिया ने किया है। महिला सशक्तिकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया है, रोजगार दिया है, आपके ज्ञान को बढ़ाया है, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूर्ण करने का कार्य कर रहा है। बहुत सारी बातें हैं। तो ये वेव 2.0 कहलाता है। वेव 3.0 क्या है मालूम है? वेव 3.0 जो है, ये रियल में साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक व्यवस्था की गई है, जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी की बात की जाती है। जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको जल्दी हम उसकी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर सकते, ऐसी तकनीकी विकसित की गई है। डिजिटलाइज कर दिया गया है सारी व्यवस्था को, इसीलिए इस पर क्वेश्चन बना था। ठीक है ना? तो इस पर भी डिस्कशन लोग करते चलेंगे। तो ये लाइक इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। मैंने आपको भी बताया कि सहजीविता क्या है, लाइकेन क्या है, और लाइकेन में एल्गी और फंगस का क्या रोल है, प्लांट को क्यों हम लोग स्वकोशी कहते हैं और हम लोग क्यों विषमकोशी हैं, ये बात क्लियर हो गया कि नहीं? एकदम ओके है? सही है? ठीक है। अब देखो, यहां मैंने आपको बता दिया लिटमस पेपर क्या होता है। मैंने अभी आपको कहा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इसी से रिलेटेड है। सिम्बायोसिस का एक एग्जांपल तो मैंने बता दिया। क्या बताया? सिम्बायोसिस का एक एग्जांपल क्या बताया? एल्गी और फंगस क्या बनाते हैं? लाइकेन। एक दो और एग्जांपल पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दाल वाली फसलें होती हैं, इनकी जड़ों में बैक्टीरिया यानी जीवाणु पाया जाता है, जिसका क्या नाम है? राइजोबियम। यहां से आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं। ये बात क्लियर हो गया ना? ये दूसरा एग्जाम्पल है। ये क्या है? दूसरा एग्जाम्पल।
जैसे मान लीजिए ये दाल वाली फसल है, ठीक है। ये दाल वाली फसल है और आप सबको मालूम होना चाहिए कि वातावरण में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है? नाइट्रोजन। और इस दाल वाली फसल के अगर दूसरा कलर लेना हो तो यही से होगा ना। जड़ों ये एक बैक्टीरिया पाया जाता है और मैंने आपको बताया बैक्टीरिया का नाम लिखा हुआ है और ये किसका उदाहरण है? सहजीविता का दूसरा उदाहरण मैं बता रहा हूं। यानी अगर सहजीविता है तो इसका मतलब है कि दो जीवधारी एक साथ रहते हुए दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? लाभ पहुंचाते हैं। यही तो इसका डेफिनेशन है। तो यहाँ बैक्टीरिया क्या करता है बेटा? बैक्टीरिया इस वातावरण के वायुमंडल के जो नाइट्रोजन को क्या करता है? खींचता है। वायुमंडल के नाइट्रोजन को खींचता है, इसी को बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। वहां क्या है, डिजिटल बोर्ड जो है ना वो बड़ा इजीली हर जगह मैक्स हब का यूज किया जाता है, यहाँ न्यू लाइन का यूज किया गया। इसका थोड़ा सिस्टम थोड़ा अलग, 1-2 दिन लगता है, फिर हैबिट हो जाती है। तो ये जो नाइट्रोजन को खींचता है ना बैक्टीरिया, और नाइट्रोजन को खींचकर सॉइल के द्वारा किसको प्रोवाइड कर रहा है? किसको प्रोवाइड कर रहा है? प्लांट्स को दे रहा है। और प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन इज द मेन कंपोनेंट फॉर द प्लांट। नाइट्रोजन क्या है? मेन कंपोनेंट है जो उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या करता है? हेल्प करता है। तो नाइट्रोजन को वो खींचकर, कौन? बैक्टीरिया, उसका नाम क्या है? राइजोबियम। खींचकर किसको दे रहा है? प्लांट्स को दे रहा है। और प्लांट्स क्या कर रहा है इसको? प्लांट्स इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? रहने का स्थान दे रहा है। प्लांट्स क्या दे रहा है? रहने का स्थान दे रहा है। तो दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं ना। इस तरह के रिलेशनशिप को क्या बोला जाएगा? ये एग्जांपल क्लियर हो गया? एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है? अब एक क्वेश्चन यहां बनता है, यहां क्वेश्चन ये बनता है कि लेग हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन किसे क्यों कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिर्फ दिया क्या है? लेग हीमोग्लोबिन और 4 ऑप्शन दे दिया गया है। मालूम है बच्चे क्या करके आते हैं आप लोग? हीमोग्लोबिन दिया हुआ है तो हीमोग्लोबिन आप लोगों ने सुना है कि ये सिर्फ ब्लड से रिलेटेड है। बेटा ब्लड से रिलेटेड अगर कोई ऑप्शन दिया है तो उसको सही कर दो, और जब तक गेट के बाहर नहीं निकले रहते तब तक प्रसन्नता का एहसास रहता है कि क्वेश्चन तो सही तो कम से कम हो ही गया। और जैसे गेट के बाहर निकलते तब उन्हें पता चलता है तो ब्लंडर मिस्टेक हो गया, वो तो ब्लड से रिलेटेड था ही नहीं, वो तो रिलेटेड था दलहनी फसलों और राइजोबियम नामक जीवाणु से रिलेटेड था। तो क्या है आखिर ये? ब्लड का कलर लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ये आप लोग जानते होंगे ब्लड का कलर लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है और आरबीसी जो होता है ये हीमोग्लोबिन रखता है, जिसके कारण ब्लड का कलर लाल होता है। ये क्लियर है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाएगा, अधिकता हो जाए तो पॉलीसाइथोनिया हो जाएगा। ये आप लोगों को बाद में बताया जाएगा। यानी हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है ब्लड का कलर। इसके आगे लेग लिखा हुआ है, कभी इस पर ध्यान नहीं देते आप लोग। दलहनी फसल जो होती है ना, दाल वाली फसल,
इसके परिवार का नाम होता है लेग्यूमिनस। लेग्यूमिनस, इसी लेग्यूमिनस परिवार की वजह से लेग्यूमिनेसी फैमिली कहा जाता है। लेग्यूम, दाल वाली फसल को लेग्यूम प्लांट कहते हैं, इसीलिए उसके आगे लेग लगा दिया गया। और लेग हीमोग्लोबिन, यानी दाल वाली फसलों की जड़ों में जो बैक्टीरिया पाया जाता है, लिसन टू मी केयरफुली प्लीज, जो दाल वाली फसलों की जड़ों में जो बैक्टीरिया पाया जाता है, उस बैक्टीरिया के कारण बेटा ये जो कलर हो जाता है वह रेड या पिंक हो जाता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसका नाम क्या रख दिया? लेग हीमोग्लोबिन। समझ में आ गया? तो अब ये गलती नहीं करोगे ना, पूरे गोरखपुर की बात कर रहा हूं, पूरे गोरखपुर में ये गलत करके आएंगे, चाहे कोई संस्थान में कोई पढ़ा रहा हो, सिर्फ तुम लोग इस बात को जानना कि मेरा चैलेंज है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पलट कर देख लेना क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आता है ना, आप लोग को अभी बताया हो ना, कौन सा लिए हो नहीं तुम लोग? कौन सा? एक काम कर, अच्छा दृष्टि का लिया है, ठीक है, दृष्टि का ले लिया, बढ़िया है। अगर नहीं लिया है जिन बच्चों ने, घटना चक्र सामान्य विज्ञान पूर्वावलोकन आता है, घटना चक्र सामान्य विज्ञान पूर्वावलोकन, सामान्य विज्ञान का ले लेना, अगर नहीं मिलेगा तो ले लेना, कोई एक ही रखना, 10 किताबें मत रखना। तो ये समझ में आ गया? क्लियर है एकदम? अब देखो एक और इसका एग्जांपल बताता हूं। नाम सुना है? सुना है? ओरल लिप सुना है? चलो सब लोगों ने बोला, क्या होता है बेटा? सर बस इतना पता है कि ये जलीय जीवों से बना हुआ है और लक्ष्य इन्हीं से प्रभावित जिसने भी पढ़ाया होगा आपको इसके बारे में जरूर बताया होगा। हाँ सर, वो जो जीव होते हैं ना, वो चूने का निर्माण करते हैं अपने कवर के लिए, और जो एक के ऊपर एक बनता है। आप लोग भी बताइए कुछ, इन्होंने तो कुछ बताया, आप लोग भी कुछ बताइए। इसमें जो फॉसिल पाए जाते हैं मतलब सी वाले तरह, तो वो जो फॉसिल होते हैं जो पता है कि एक के ऊपर एक जो है जमते चले जाते हैं। फॉसिल्स? हाँ, फॉसिल्स होते हैं जो ये फॉसिल्स कहाँ होता है मेरे बच्चे? नहीं याद आ रहा? देखो ये जो कोरल रीफ होते हैं आपके अनुसार होगा या आपके विपरीत होगा? विपरीत होगा। यानी अगर पेड़ों को काट दिया जाए तो कहीं ना कहीं आपके इस परितंत्र में गर्माहट बढ़ जाएगी, तमाम और समस्याएं क्रिएट होंगी। यानी कि पेड़ पौधे हमारे इस स्थल के स्थलीय परितंत्र के एक महत्वपूर्ण अंग हैं। ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात? पेड़ पौधे हमारे इस परितंत्र के यानी इस स्थलीय परितंत्र के एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके द्वारा हमारा जीवन चल रहा है। उसी तरीके से मेरे बच्चे सामुद्रिक परितंत्र, अभी मैं बताऊंगा परितंत्र वगैरह ये सब होता क्या, अभी मैं आपको अपने आप से कनेक्ट कर रहा हूं, और जो अभी तक बताया हूं ये क्वेश्चन आना ही आना एग्जाम में। सामुद्रिक परितंत्र जो होता है ना, उस सामुद्रिक परितंत्र को सुरक्षित रखने के लिए, वहां के जीवधारियों को, समुद्र में रहने वाले जीवधारियों को सुरक्षित रखने के लिए इस प्रवाल भित्ति का बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए इसको समुद्र का वर्षा वन कहते हैं। लेकिन आज मानव अपने गलत क्रियाकलाप के द्वारा, जो इंडस्ट्रीज के द्वारा निकलने वाले वेस्ट मटेरियल हैं या तमाम और भी ऐसे हानिकारक तत्व, उनको पानी में प्रवाहित कर रहे हैं, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि जो सामुद्रिक परितंत्र है वो धीरे धीरे गर्म होता चला जा रहा है, और उस गर्माहट के कारण ये प्रवाल भित्ति धीरे 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 धीरे
नष्ट होते जा रहे हैं और परिणाम ये हो रहा है कि सामुद्रिक परितंत्र की जो संरचना है वह डिस्टर्ब होती जा रही है और उसके अंदर रहने वाले जीवधारियों पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। और याद रखना मेरे बच्चों, अगर सामुद्रिक परितंत्र अगर डिस्टर्ब होगा तो पूरा का पूरा हमारा पृथ्वी का वायुमंडल डिस्टर्ब होगा, पृथ्वी पर रहने वाले जीवधारी डिस्टर्ब होंगे और एक समय ऐसा आएगा कि हम सबके जीवन के ऊपर भी खतरा मंडराने लगेगा। आई बात समझ में? कैसे? ये जो प्रवाल भित्ति है इसको समुद्र का वर्षावन कहते हैं। ये दो जीवधारियों से मिलकर बना होता है। एक को कहा जाता है बेटा कोरल पॉलिप कहते हैं और एक को कहा जाता है जूजैंथली। क्या कहते हैं? जूजैंथली। ये जो होता है एल्गी होता है, ठीक है ना। अब इन दोनों से मिलकर ये संरचना निर्मित होता है। मान लो ये कोरल पॉलिप है और ये जूजैंथली है। आई बात समझ में? इसको प्रवाल भित्ति कहते हैं। अब क्या है कि ये कोरल पॉलिप इस पर रहता है, इसको रहने का स्थान देता है और ये इसको भोजन देता है, ठीक है। इसलिए दोनों के रिलेशनशिप, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है सिम्बायोसिस। ये बात क्लियर हो गया? अब देखो, अभी आपने जो बताया अब उस पर मैं आता हूं। जैसे जैसे समुद्र का परितंत्र डिस्टर्ब हो रहा है, समुद्र के अंदर जैसे जैसे मान लो ये समुद्र के अंदर की बात है और इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत तमाम वेस्ट मटेरियल, ऐसे वेस्ट मटेरियल जो इस हमारे इस जल के तापमान को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इस जल के अंदर गर्माहट बढ़ती जा रही है। आई बात समझ में? इस जल के अंदर गर्माहट बढ़ती जा रही है, जिसका परिणाम क्या देखने को मिल रहा है। आपको एक बात बताऊं, दुनिया में इससे सुंदर प्रेम, जिसको हम लोग मोहब्बत कहते हैं, प्यार कहते हैं, इससे सुंदर प्यार आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। इन दोनों ने कसम खाई है कि जब तक रहेंगे साथ रहेंगे, जैसे ही जुदा होंगे हम दोनों एक दूसरे एक मर जाएंगे, ना हम किसी से जुड़ेंगे और ना हमको कोई जोड़ पाएगा। गर्माहट बढ़ता जा रहा है। पॉलिप कहता है जूजैंथली से, यार गर्मी बढ़ रही है, अब सहा नहीं जा रहा है, अब नहीं रह पाएंगे हम तुम्हारे साथ। वो भी कह रही है कि हाँ हम भी नहीं रह पाएंगे, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रहा है, मानो हमको जिंदा नहीं रहने देंगे। दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और दोनों जब अलग हो जाते हैं बेटा, तो आपको बता दो कि ये मर जाते हैं और इसको कहा जाता है कोरल ब्लीच, प्रवाल विरंजन कहते हैं। और ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना। और आपको बताऊं, आश्चर्य होगा, समुद्र के अंदर जो ये कोरल लीफ पाया जाता है ना, प्रवाल भित्ति, आज तक मैं इतनी, मेरी उम्र हो गई है, इतना मैंने अध्ययन अपने जीवन में किया है, आज तक मैंने इससे खूबसूरत संरचना नहीं देखा है। रंग बिरंगी संरचना कभी देखना आप YouTube पे, रंग बिरंगी संरचनाएं देखकर आनंद आ जाता है, कितनी खूबसूरत संरचना प्रकृति ने बनाया है। लेकिन जब देखोगे ना कि ये जब अलग अलग हो जाते हैं, जब ये विरंजन वाली बात आ जाती है, जब इनका कलर फेड हो जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं, तो विरंजन जब हो जाएगा तो सफेद कंकाल की तरह हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो ये प्रवाल भित्ति होता है, दो जीवधारी एक साथ रहते हुए दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। आई बात समझ? क्लियर हुआ? तो अभी तक आप लोगों को मैंने लाइकेन क्या है और लाइकेन के साथ उसकी बारीकियों पर हमने डिस्कशन किया। समझ में आया? कुछ अच्छा लगा? है? समझ में आया? तो सर चलिए, अब जो है हम आते हैं इसके मुख्य बिंदु पर। मुख्य बिंदु क्या है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे पर्यावरण क्या है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि पर्यावरण क्या है, तो बचपन से हम लोग छोटी छोटी किताबों में पढ़े हैं, बच्चों वाली किताबों में, परिधन आवरण, यानी कि ये कोई वस्तु है, इसके चारों तरफ का आवरण क्या कहलाएगा बेटा? पर्यावरण।
पर्यावरण कहलाएगा। वेरी गुड। इसके चारों तरफ का आवरण क्या कहलाएगा? पर्यावरण कहलाएगा। और इस पर्यावरण में जाहिर सी बात है कि दो तरह के कंपोनेंट पाए जाते हैं। एक जो पर्यावरण में होता है, एक को कहा जाता है जिसको कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट, और एक होता है बेटा अबायोटिक कंपोनेंट। हिंदी में कहते हैं जैविक, और अबायोटिक को बोला जाता है अजैविक। यानी अपने आसपास के चारों तरफ का ऐसा आवरण जहां जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं, उसी को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। किताब से रटने की बजाय सोच कर उत्तर दिया जाए तो और आनंद आएगा। वही लेखनी जो लिखा जाता है उसी पर नंबर मिलता है। आई बात समझ में आप लोगों को? तो यानी अपने आसपास का वातावरण, जैसे आप हम क्या है, जीव है, बायोटिक कंपोनेंट है, और हमें जिंदा रहने के लिए हमें लाइट चाहिए, हमें हवा चाहिए, हमें मृदा चाहिए, हमें जल चाहिए, हमें जिंदा रहने के लिए सारी चीजें चाहिए ना। और इन सभी का अस्तित्व तभी है जब हम हैं। हम नहीं है तो इनका अस्तित्व नहीं है। तो यानी कि जो अपने आसपास के चारों तरफ का ऐसा आवरण जिसमें जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण। और जैविक घटक क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लें। जैविक घटक के अंतर्गत बेटा प्लांट आता है, एनिमल्स होते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव। अबायोटिक में लाइट होता है, एयर होता है, वाटर होता है, सॉइल होता है, एक्सेट्रा। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ जब अंतर संबंध स्थापित करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने पहले पर्यावरण बताया, मैंने पर्यावरण के बारे में बताया कि पर्यावरण उसे कहते हैं जो अपने आसपास के चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है, उस आवरण में जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं, उसी को पर्यावरण कहते हैं। जिसमें हम जीवित रहते हैं उसी को पर्यावरण कहते हैं। और पर्यावरण में जैविक घटक और अजैविक घटक पाए जाते हैं, जिसमें प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और अजैविक घटक में लाइट, एयर, वाटर, सॉइल इत्यादि ये सब पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? और दोनों, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? निर्भर रहते हैं। तो इन दोनों के अंतर संबंध का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, उसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। यानी जैविक और अजैविक घटकों के बीच में जो अंतर संबंध होता है, उन अंतर संबंधों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में हम करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। अब किसी भी परितंत्र या किसी भी पारिस्थितिकी का जो बृहद रूप होता है वो क्या होता है, इसको देख लें। सबसे पहले बेटा कोई एक सेल का निर्माण हुआ होगा। आप सब जानते होंगे कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ and cell is the structural and functional unit of life. Cell was discovered by Robert Hooke in 1665. यही होता है, कोशिका जीवन की सूक्ष्मतम इकाई होती है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। किसी भी जीवधारी के शरीर का निर्माण कोशिका के द्वारा होता है, चाहे वह एक कोश की हो चाहे वह बहुकोश की हो। एक कोश की जीव है यानी उसके शरीर का निर्माण एक कोशिका से होगा, बहुकोश की जीव हो तो उसके शरीर का निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से होगा। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका उसे कहा जाता है जो पूर्ण विकसित कोशिका नहीं होती। यूकैरियोटिक कोशिका उसे कहा जाता है जो पूर्ण विकसित कोशिका होती है। अर्थात कि पूर्ण विकसित अगर नहीं है, इसका मतलब है कि केंद्रक नहीं पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाएगा, गोल्गी बॉडीज नहीं पाया जाएगा,
आदि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिल्स हैं जो नहीं पाए जाएंगे, और ये सब अगर पूर्ण रूप से पाए जा रहे हैं जिस कोशिका में, उसे हम लोग यूकैरियोटिक कहेंगे, और यही मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं ना। तो ठीक है, तो मैंने कहा कि एक सेल क्या बनाता है, इंडिविजुअल का निर्माण करता है ना। जब यहाँ क्लासरूम जब स्टार्ट हुआ होगा, श्रीराम आईएएस जब स्टार्ट किए होंगे आपके डायरेक्टर साहब अर्पित सर, तो कोई पहला बच्चा आया होगा यहाँ एडमिशन लेने, ऐसा तो नहीं सब लोग एक साथ आए थे। उस पहले बच्चे को जानकारी मिली होगी किसी सोशल मीडिया के द्वारा या कोई और एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। आप गए, आप पहले व्यक्ति आए, आप आए तो आपने अपने दोस्तों को बताया नहीं यार ये बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, आप कहाँ इधर उधर भटक रहे हैं, आप निसंदेह आइए और 100% आप जो गुणवत्ता चाहते हैं वो गुणवत्ता आपको वहां प्राप्त होगी। आप एक इंडिविजुअल ने क्या किया, एक पॉपुलेशन बना दिया, ठीक है ना। एक सेल क्या बनाया, इंडिविजुअल, और एक एक इंडिविजुअल मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, पॉपुलेशन। अब हुआ क्या, जब ये पॉपुलेशन बन गया, इनका ग्रुप अलग बन गया, उन्होंने अपना ग्रुपिंग होने लगी, है ना। तो अलग अलग कम्युनिटी बन गई, अलग अलग समुदाय बना लिया आप लोग। तो ये क्या हुआ, अलग अलग पॉपुलेशन क्या बनाता है, कम्युनिटी बनाता है, समुदाय बनाता है। और जब अलग अलग समुदाय बन गया, इस कोचिंग में एक अलग समुदाय बन गया, कोई और कोचिंग होगी उसकी अलग समुदाय होगी, कोई और कोचिंग उसकी अलग समुदाय होगी, तो ये मेरा एक अलग परितंत्र न है। तो अलग अलग कम्युनिटी मिलकर क्या बनाए, इको सिस्टम बना लिया, और अलग अलग इको सिस्टम जुड़कर बायोम बनाते हैं, और अलग अलग बायोम जुड़कर बायोस्फीयर बनाते हैं। और बायोस्फीयर आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। तो किस तरीके से किसी जैव मंडल का निर्माण हो रहा है ये बात आपने देख ली है, यहां तक क्लियर है। पहले क्या बना, सेल, उसके बाद इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब था व्यस्त, क्या बोलते हैं, व्यस्त। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, कम्युनिटी मतलब समुदाय, इकोसिस्टम मतलब परितंत्र, बायो मतलब जीवों, बायोस्फीयर का मतलब होता है जैव मंडल, ठीक है ना। चलिए कुछ पॉइंट्स बोल दे रहा हूं, पहले लिख लीजिए। पहले पर्यावरण की परिभाषा लिखिए। यह एक अविभाज्य समष्टि है, यह एक अविभाज्य समष्टि है, जिसकी रचना भौतिक, जैविक तथा सांस्कृतिक तत्वों के परस्पर क्रियाशील तंत्रों से होती है। तत्वों के परस्पर क्रियाशील तंत्रों से होती है। पैराग्राफ चेंज करके बेटा, अकॉर्डिंग टू, ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार यूपीएससी में, ये जो लाइन बोलना जा रहा हूं अंडरलाइन कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग यानी इसको लिख लीजिएगा, पर्यावरण
संरक्षण एक्ट, पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986, 1986, यही क्वेश्चन पूछा गया था। पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986, अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछा जाता है कब पर्यावरण संरक्षण एक्ट यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1986 में लागू किया गया था। डैश लगा के आगे लिख लीजिए। के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर से, पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर से घिरे, जीव के चारों ओर से घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं एवं उनके मध्य अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है।